गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। पहले ही लेक्चर में, इतिहास के पहले ही लेक्चर में हम बता दिए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग मौर्य काल, गुप्त काल को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। गुप्ता काल को समाप्त करने के बाद हम लोग यह देखे कि गुप्त काल के पतन के साथ कई छोटे छोटे राजाओं का शासनकाल का उदय होता है, जिसमें एक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उदय होता है, जिसका एक महानतम राजा है जिसका नाम हर्षवर्धन है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़े। इस क्रम में इतिहास में यह देखा गया है दोस्तों कि जिस समय उत्तर भारत में ये प्रायद्वीप भारत के ऊपर जो भारत का नक्शा होता है उसको उत्तर भारत कहते हैं। वहां पर जहां शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश और गुप्त वंश का शासनकाल इतिहास में घटित हो रहा होता है, उसी समय दक्षिण भारत में भी, यानी कि पेनिनसुला इंडिया जिसको कहते हैं, प्रायद्वीप भारत, वहां पर भी कुछ राजवंशों का शासनकाल देखने को मिलता है तथा उन्हीं राजवंशों के शासनकाल को हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास का यह प्रथम भाग है जिसको हम लोग 2 लेक्चर में समाप्त करेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास का दूसरा भाग आएगा तथा उसे भी हम लोग 2 लेक्चर में समाप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा मैप से समझ लेते हैं दोस्तों। मुख्यतः 3 प्रथम भाग में दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने के क्रम में जो उसका प्रथम भाग है उसमें 3 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। चेर राजवंश, ये केरल के मालाबार तट जो है वहां पर उसके समुद्र से लगे हुए क्षेत्र में चेर राजवंशों का शासनकाल होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह तीर होता है। फिर इधर पूरब में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पांड्य राजवंश का शासनकाल चल रहा होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह मछली होता है, तथा उसके ऊपर चोल राजवंश का शासनकाल चल रहा होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ होता है। दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास को संगम युग भी कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ गोष्ठी होता है, यानी कि सम्मेलन होता है। तमिल कवियों का सम्मेलन को हम लोग संगम युग के नाम से जानते हैं। संगम काल जो माना गया है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है, और तमिल कवियों की जो गोष्ठी सम्मेलन होता है उसे ही संगम युग के नाम से जाना गया है। दोस्तों, बहुत सारे तमिल कवि मिलके कोई सम्मेलन करते हैं तथा उनमें कुछ निर्णय लिया जाता है, उसी निर्णय के अनुसार कुछ पुस्तक की रचना होती है तथा उन्हीं पुस्तक के माध्यम से इन राजाओं का शासनकाल का स्रोत निकलकर सामने आता है, और उन्हीं पुस्तक के माध्यम से इन राजाओं के शासनकाल के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तमिल साहित्य को दोस्तों संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में तमिल कवियों की 3 महत्वपूर्ण बैठक होते हैं और किनके अध्यक्षता में होती है, आइए देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तमिल कवियों की बैठक होती है, और स्थान पहला जो बैठक होता है वो मदुरै में होता है तथा इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि द्वारा किया जाता है। दूसरी बैठक कपाटपुरम में किया जाता है तथा इसकी भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि द्वारा किया जाता है। तीसरा गोष्ठी या संगम का आयोजन मदुरै में होता है। तो पहला और तीसरा मदुरै में होता है तथा तीसरी गोष्ठी की अध्यक्षता नक्कीरर मुनि द्वारा, नक्कीरर ऋषि द्वारा किया जाता है। दूसरे संगम में तोल्काप्पियम साहित्य की रचना किया जाता है, जिसे तमिल साहित्य का व्याकरण कहा गया है। तोल्काप्पियम को दोस्तों तमिल व्याकरण कहा जाता है। तोल्काप्पियम को तमिल व्याकरण कहा जाता है। तोल्काप्पियम को तमिल व्याकरण कहा जाता है। दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको बेहतर मेमोराइज हो जाए। और तमिल साहित्य का व्याकरण किसे कहा जाता है, तो तोल्काप्पियम को कहा जाता है, जिसकी रचना दूसरे संगम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। उसके सभी 3 संगम का आयोजन जो किया गया है दोस्तों पांडे राजाओं द्वारा किया गया था। ये पांडे राजाओं द्वारा सभी तीनों संगम का आयोजन करवाया गया था। तीसरा संगम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरा संगम जो है, जो नक्कीरर ऋषि द्वारा कराया गया था, इसकी जो
गोष्ठी जो आयोजन किया गया था वो मदुरै में किया गया था, तथा तोल्काप्पियम को छोड़कर शेष सभी साहित्यों की रचना यहीं पर हुई थी। मदुरै में नक्कीरर ऋषि की अध्यक्षता में शेष सभी तमिल साहित्यों की रचना की गई है। सभी तीनों संगम का आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा किया गया। अब आइए बारी बारी से हम लोग तीनों राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला है चोल काल। चोल काल दोस्तों दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजा के शासनकाल में से एक माना जाता है। और चोल काल का जो नौ सैनिक जो होता है, यानी कि नाव से आक्रमण करने वाले सैनिक सबसे मजबूत होते हैं। इसलिए चोलों का इधर यहाँ ये है दोस्तों चोल काल। इधर हम लोग देखते हैं बे ऑफ बंगाल, इनके बंगाल की खाड़ी समुद्र होता है, और बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा गया है। मतलब पूरे बंगाल की खाड़ी में चोलों का नौसेना का, यानी कि जल सेना जिसको कहते हैं, का वर्चस्व उस समय रहता है, जो कि उस समय समकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। चोल काल दो भागों में देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत के इतिहास के प्रथम भाग में भी और द्वितीय भाग में भी। यहाँ पर चोल काल का जो संस्थापक है करिकल है, जबकि दूसरे भाग में चोल काल के संस्थापक विजयालय बनते हैं। इस काल के जो चोल काल होते हैं, इस काल के इतिहास के कुछ तिथियों का वर्णन नहीं भी मिलता है, जबकि दूसरा चोल काल जो विजयालय का आप लोग देखेंगे 500 ईस्वी से शुरू होकर और मध्यकालीन भारत की शुरुआत तक देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं चोल काल के। दक्षिण भारत के इतिहास का प्रथम भाग में जो चोल काल को हम लोग पढ़ते हैं, उसके संस्थापक करिकल थे। इस काल के शासन, इस राज्य चोल काल जो है, यहाँ के राज्य जो सबसे प्रतापी राजा थे उसका नाम करिकल ही था। इसकी राजधानी पुहार थी, जिसे बाद में इन्होंने कावेरीपत्तनम भी नाम रखा। कावेरीपत्तनम की स्थापना इन्होंने ही किया था, करिकल ने ही किया था। कावेरीपत्तनम की स्थापना इन्होंने ही किया था। चोलों ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। यहाँ पर श्रीलंका की अवस्थिति होती है दोस्तों, और हम पहले ही बताए थे चोल राजा का जो नौसैनिक था वो बहुत ही मजबूत था। इस कारण इन्होंने श्रीलंका पर अधिकार किया था, आक्रमण करके अधिकार कर लिया था और लंबे समय तक यहाँ पर शासन भी किया था। चोल काल के बारे में प्राथमिक प्रथम जानकारी जो मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चोल काल के बारे में प्रथम जानकारी जो मिलती है वह है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, यानी कि अष्टाध्यायी जो है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी जो है चोलों के बारे में प्रथम जानकारी देता है। संगम काल के सबसे शक्तिशाली शासक चोल ही था और करिकल को जले हुए पैर वाला कहा जाता था। इसने पूरे तमिल प्रदेश पर अपना को अधीन कर लिया था। करिकल का शाब्दिक अर्थ जले हुए पैर वाला होता है, और इसी ने, करिकल ने ही पूरे तमिल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था अथवा अपने अधीन कर लिया था। इसके काल में पांड्य और चेर राजाओं का शासनकाल महत्वहीन हो जाता है। मतलब इसके काल में जब चोल राजाओं का शासनकाल चल रहा था, उस समय चेर और पांड्य राजाओं का शासनकाल महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि पूरे इधर कृष्णा नदी के नीचे वाले भाग पर चोल साम्राज्य का शासनकाल स्थापित हो जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आइए दोस्तों अब चेर राजवंश के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों चोल राजवंश जो है उसका प्रतीक चिन्ह जो है बाघ है, जबकि चेर का तीर है। चेर का तीर है। इसके संस्थापक उथियन चेरलथन था। उथियन चेरलथन। सबसे प्रतापी राजा जो थे इसके सेन गुटवन थे। इसने चेर काल में एक नई पूजा का आरंभ किया था जो कन्नगी पूजा कहलाता है। इसे स्त्री पूजा या पत्नी पूजा भी कहा जाता है। पत्नी पूजा या स्त्री पूजा किसने आरंभ किया था? तो सेन गुटवन ने किया था। संगम युग में लगभग 197 राजा हुए थे। संगम युग में पूरे संगम युग के मतलब चेर, चोल, पांडे सभी मिलाकर लगभग 197 राजाओं का शासनकाल हुआ था। एत्रे ब्राह्मण में एत्रे ब्राह्मण में उल्लिखित चेरपादा जो है संभवतः चेर राजा के विषय में ही जानकारी देता है। उसके बाद पांडे राजवंश का शासनकाल आता है जिसका प्रतीक चिन्ह मछली होता है, और इसके संस्थापक नेन्दुजेलियन प्रथम था। नेन्दुजेलियन प्रथम पांडे राजवंश के जो प्रतीक चिन्ह थे वो मछली था, तो इसके संस्थापक नेन्दुजेलियन प्रथम थे। पांडे राजवंश का वर्णन जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक
इंडिका में किया है। इस वंश का शासन जो है इनकी पांड्य राजवंश का शासन स्त्री द्वारा संभवतः चलाया जाता था। सबसे प्रतापी राजा इनके पांड्य राजवंश के सबसे प्रतापी राजा नेडियोन था, जिसका शाब्दिक अर्थ लंबा आदमी होता है। नेडियोन मतलब लंबा आदमी होता है। नेडियोन ने भी एक नई पूजा का शुरुआत किया था जो समुद्र पूजा था। नेडियोन ने नई पूजा का शुरुआत किया था जो समुद्र पूजा था। सेन गुटवर्न ने यहाँ दोस्तों गंदगी पूजा की शुरुआत किया था, इसे स्त्री पूजा या पत्नी पूजा कहा जाता है, जबकि नेडियोन ने समुद्र पूजा का आरंभ किया था। दक्षिण भारत का आर्यकरण का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है, इसी अगस्त ऋषि को, जिसकी अध्यक्षता में प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। तो तीन प्रकार का तीन स्थान पर संगम का आयोजन हुआ है, मदुरै का पाटपुरम और फिर मदुरै में। तो अगस्त ऋषि को ही दक्षिण भारत का आर्यकरण का श्रेय जाता है। दक्षिण भारत का प्रमुख देवता के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, ये देवता है, देवता के बारे में देखा जाए तो मुर्गन एक प्रमुख देवता दक्षिण भारत के लोग मानते हैं, मुर्गन। और उसके बाद या उसी को सुब्रमण्यम स्वामी कहा जाता है। पांड्य राजाओं की आरंभिक जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है, ये अष्टाध्यायी से। इसके अतिरिक्त रामायण और महाभारत से भी पांड्य राजवंश की जानकारी मिलती है। तो ये था दोस्तों दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग के क्रम में पहला लेक्चर, जिसे हमने काफी अच्छे से पढ़ाया। आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को संगम युग कहा जाता है, और संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सभा या गोष्ठी होता है या सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन तमिल कवियों का सम्मेलन होता था। संगम काल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है, और तमिल कवियों की गोष्ठी या सम्मेलन या बैठक जो होती है उसे ही संगम युग कहा गया है। तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। और इस क्रम में तीन बैठक होते हैं, तीन सम्मेलन होते हैं, तीन मुख्यतः तमिल सम्मेलन होते हैं। पहला मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा फिर मदुरै में। पहले की अध्यक्षता अगस्त ऋषि करते हैं, दूसरे का अगस्त ऋषि और तीसरे का नकीरत ऋषि। ये तीनों ही याद रखिएगा दोस्तों कि पहले सम्मेलन कहां पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो पहली सम्मेलन मदुरै में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरी सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ था तथा इसकी भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। तीसरा सम्मेलन मदुरै में हुआ था तथा इसका सम्मेलन नकीरत ऋषि ने किया था। दूसरे सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया जाता है, इसका नाम तोल्कापियम है, तोल्कापियम है। इसे तमिल व्याकरण भी कहा जाता है, और इसके रचयिता जो है दोस्तों, तोल्कापियम के रचयिता तोल्कापियर हैं। पी यम के जगह पी या र कर देंगे। तोल्कापियम के रचयिता जो तमिल कवि है उसका नाम है तोल्कापियर, और तोल्कापियम को तमिल का व्याकरण भी, तमिल साहित्य का व्याकरण भी कहा जाता है। तीसरा संगम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि तोल्कापियम को छोड़कर शेष सभी साहित्यों की रचना तीसरा संगम में हुआ है, तीसरा सम्मेलन में हुआ। सभी तीनों संगम का आयोजन पांड्य राजवंशों के संरक्षण में आयोजित किया गया था। चोल काल के बारे में आज आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ है, और इसके संस्थापक करिकल थे। सबसे प्रतापी राजा करिकल ही थे। राजधानी पुहार, बाद में पुहार का ही नाम कावेरीपत्तनम रखा गया। कावेरीपत्तनम के मुहाने पर करिकल ने क्या किया था, कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार या कावेरीपत्तनम की स्थापना किया था। कावेरीपत्तनम कहाँ है दोस्तों, तो कावेरी नदी के मुहाने पर है, जहां पर कावेरी नदी समुद्र ये इधर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वहीं पर कावेरीपत्तनम है, यानी कि कावेरी नदी के मुहाने पर। चोलों ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था तथा लंबे समय तक वहां पर अधिकार भी था। हम पहले बताए थे दोस्तों कि चोल राज्य का जो नौसैनिक था, यानी कि जल सेना जो था, वो बहुत ही स्ट्रांग था। इस कारण इन्होंने जल सेना के मदद से श्रीलंका पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था और वहां लंबे समय तक शासन किया था। चोलों के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है, यानी कि अष्टाध्यायी से चोलों के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है। संगम काल का सबसे शक्तिशाली शासक चोल ही था, और करिकल इसके सबसे प्रतापी राजा थे। करिकल को जले हुए पेड़ वाला कहा
जाता है। इसने पूरे तमिल प्रदेश को अपने अधीन किया था तथा इसके शासनकाल में पांडे और चेर राजवंशों का शासनकाल महत्वहीन हो गया था। इसका प्रभाव इतना था कि इन्होंने लगभग सभी राजवंशों को अपने कब्जे में कर लिया था और कुछ का शासनकाल था भी तो नाम मात्र का। वर्चस्व केवल इसके शासनकाल में चोल राजवंश का ही शासनकाल था और करिकल के शासनकाल में चेर और पांडे राजवंशों का शासन लगभग महत्वहीन हो गया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चेर राजवंश के शासनकाल के बारे में, जिसका प्रतीक चिन्ह धनुष है। इसके संस्थापक उथियन चेरलथन थे। इसके सबसे प्रतापी राजा सेनगुटवन थे। सेनगुटवन ने एक नई प्रकार की पूजा का आरंभ किया था जो कन्नगी पूजा कहलाता है, जिसे स्त्री पूजा या पत्नी पूजा भी कहा जाता है। संगम युग में लगभग 197 राजाओं का शासनकाल देखने को मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चेर पादह जो है, चेर पादह शब्द एक मिलता है जो संभवतः चेर राजाओं के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद पांडे राजवंश का शासनकाल आता है जिसका प्रतीक चिन्ह मछली है। इसके संस्थापक नेंदुजेलियन प्रथम थे। पांडे वंश का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। पांडे वंश का जो वर्णन है दोस्तों, पांडे राजवंश का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस वंश का तो इससे यह पता चलता है कि पांडे राजवंश का शासनकाल उसी समय घटित हुआ है जिस समय उत्तर भारत में मौर्य वंश का शासनकाल रहा होगा। तो इसलिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पांडे राजवंश का उल्लेख मिलता है। इस वंश का शासन स्त्रियों द्वारा चलाया जाता था। सबसे प्रतापी राजा पांडे राजवंश के सबसे प्रतापी राजा नेडियन था, जिसका अर्थ होता है लंबा आदमी। नेडियन ने एक नई प्रकार की पूजा का आरंभ किया था जिसका नाम समुद्र पूजा था। जिस प्रकार सेनगुटवन ने कन्नगी पूजा की शुरुआत किया था, जिसे पत्नी पूजा या स्त्री पूजा या पत्नी पूजा कहा जाता है, उसी प्रकार नेडियन ने एक नई प्रकार की पूजा का आरंभ किया था, इसे समुद्र पूजा कहा जाता है। दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय जो जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत में पहले आर्यकरण नहीं हुआ था, तो दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है। कुछ दक्षिण भारतीय देवता के बारे में अगर देखा जाए तो वहां मुर्गन, उसी को सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है। पांडे राजवंशों की आरंभिक जानकारी अगर देखा जाए तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है। इसके अतिरिक्त रामायण और महाभारत में भी पांडे राजवंशों का उल्लेख मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, दक्षिण भारत के इतिहास का प्रथम भाग का पहला लेक्चर, जिसको हमने काफी अच्छे से पढ़ाया। इसमें हम लोग जो है 3 राजवंशों के बारे में पढ़े, चोल, चेर और पांडे। उसके बाद प्रथम भाग का लेक्चर 2 में हम लोग यह पढ़ेंगे कि किन किन महत्वपूर्ण साहित्यों का रचना हुआ और उनके रचयिता कौन कौन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा दोनों ही वीडियो अगर आप पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग का लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो ये दक्षिण भारत के इतिहास के बहुत अच्छे आप ज्ञाता हो जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन में आने वाले इस अध्याय से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, जिसे मैं दावे के साथ कहता हूं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा ये जो इनोवेटिव है ये ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों तक फैल सके और वो अपने तैयारी को उस स्तर तक ले जा सके कि अपने वो मंजिल को प्राप्त करने में कामयाब हो सके। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूँ। गुड इवनिंग अगेन।